हेलो एवरीवन और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर कर रहे हैं, हिस्ट्री का बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, तो उसका 6th पार्ट मैं आज लेकर आया हूँ। पहले के 5 पार्ट्स मैं यहाँ पर बना चुका हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक बेस्ड है ये सारे के सारे पार्ट्स। तो आपने पहले के पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई बटन से जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। तो अभी तक हमने देख रखा है सॉल्ट मार्च क्या हुआ था, नमक यात्रा जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, मतलब मूवमेंट जो आंदोलन चल रहे थे उसको पार्टिसिपेंट्स जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लोगों ने उसको किस प्रकार ट्रीट किया, किस प्रकार देखा। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बुक में भी दिया हुआ है, जिसमें भगत सिंह के बारे में बॉक्स में एक दिया होगा, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। तो पहले उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। भगत सिंह के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनका भी एक दल था जिसको HSRA कहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये उनकी पार्टी का नाम था और जो कि 1928 में गठन हुआ था इनका, ठीक है, 1928 में। तो बस यही दिखाया जा रहा है कि पैरेलल तौर पे जैसे कि कांग्रेस की जो मुहिम चल रही थी उसी के पैरेलली और भी कई पार्टीज़ अपनी मुहिम को चला रहे थे, जिसमें कि एक HSRA भी था जो कि भगत सिंह की पार्टी थी, ठीक है। तो इसमें और भी कई लीडर्स थे, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह, फिर जतिन दास, अजय घोष, तो ये सब उसके मेंबर्स थे। और इन्होंने भी अपने वे में, इनका जो तरीका था वो वायलेंट था, ठीक है, ये वायलेंट वे में करते थे। इनको नॉन वायलेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, जो कि महात्मा गांधी के बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं इनका सोच था, ठीक है। तो कोई भी गलत या सही नहीं होता है, सब कोई का अपना अपना तरीका होता है। हालांकि चाहे वो भगत सिंह हो चाहे महात्मा गांधी हो, दोनों का एट द एंड कोशिश यही था कि हमें इंडिपेंडेंस दिलाएं, ठीक है। चाहे रास्ते इनके अलग थे लेकिन जो करना था, जो इनको हासिल करना था वो इंडिपेंडेंस ही था, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने वे में कई जगह पे अपना मुहिम चलाया। जैसे कि एक बार उन्होंने क्या किया था कि बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर सभा चल रही थी, ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे। वहाँ पर जाकर 1929 में भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त जो थे, इन्होंने जाकर वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और अपने जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, जिस पर वो लोग काम कर रहे थे, उसको ज़्यादा प्रमोट करने का ये एक तरीका था, ठीक है। हालांकि उन्होंने लॉर्ड इरविन के ट्रेन पर, जब वो ट्रेन लॉर्ड इरविन ट्रैवल कर रहा था तब उस पर भी उन्होंने अटैक किया था। इस तरह के कई अटैक्स इनकी पार्टी ने किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 23 ईयर्स के जब भगत सिंह थे तभी उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनका ट्रायल चलता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब उन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है। और ड्यूरिंग हिज ट्रायल भगत सिंह स्टेटेड दैट ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टॉल बट वांटेड अ रेवोल्यूशन इन सोसाइटी। और जब उनका ट्रायल चल रहा था तब वो बहुत फेमस हो चुके थे, पूरा देश उन्हें पढ़ता था न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और भी अलग अलग बातों के माध्यम से। और वो इस बात को बताते हैं कि उनका जो बॉम्बिंग है, चाहे वो ये सब करते थे, उसका मकसद ये नहीं था कि इन सब चीज़ों को हम प्रमोट करें। उसका मकसद बस ये था कि हम लोग समाज में एक रेवोल्यूशन लाएं, और रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है ये आम भाषा में नहीं सुनने वाली है, ठीक है। तो जो कहावत है ना कि जो लातों के भूत होते बातों से नहीं मानते हैं, तो बस इनका वही तरीका था अपने वे में डील करने का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली 23 मार्च 1931 इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और हमारे देश ने एक बहुत बड़ा लीडर को उस दिन खोया था। अब हम लोग देखेंगे पार्टिसिपेंट्स ने किस प्रकार इस मूवमेंट, इस आंदोलन में अपने आप को फील किया। तो पार्टिसिपेंट्स को मैंने क्लासीफाई किया है। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये बहुत लंबा एक टॉपिक है, तो हर पैराग्राफ 5 पैराग्राफ उसमें होगा, हर पैराग्राफ में एक अलग ग्रुप के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसको मैंने नेम यहाँ पर दे दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहला है जो रिच फार्मर्स ने किस प्रकार आंदोलन में हिस्सा लिया या उनका क्या मकसद था। फिर पुअर फार्मर्स, गरीब किसान जो थे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर आपको बताएगा कि गांव में क्या चल रहा था, विलेज में अमीर लोग और गरीब लोग का क्या कंडीशन था। फिर इधर ये दोनों जो टॉपिक है, रिच बिजनेस क्लास मतलब पैसे वाले जो अमीर बिजनेस पीपल, और वर्कर्स जो मजदूरी करते थे। तो यहाँ पर भी अमीर और गरीब था। ये आपको अर्बन एरिया का दिखाएगा, मतलब कि शहरों में क्या चल रहा था। और फाइनली वुमेन का क्या रोल था, ठीक है। फटाफट देखेंगे, टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको फास्ट वे में देखेंगे। रिच फार्मर्स का क्या था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, हमने पढ़ा ही है। इकोनॉमिक डिप्रेशन था, आर्थिक मंदी थी, और आर्थिक मंदी में पैसे की बहुत दिक्कत थी, बहुत तंगी थी।
लेकिन जो टैक्स सरकार को देना पड़ता था वो टैक्स में कोई तरह की कमी सरकार ने नहीं की। तो इससे जो बड़े फार्मर्स थे, अब बोलिए बड़े फार्मर्स को कैसे दिक्कत होगी, तो बड़े फार्मर्स भी तो अपने बड़े बड़े खेत हैं, ज़मीन जायदाद है, वो सबको उन्होंने खेती पर लगाया हुआ है, उनके अंडर में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, सबको तनख्वाह देनी है, ठीक है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक उनका प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं हो जाता है, मतलब जो क्रॉप्स उत्पाद होता है, प्रोड्यूस होता है, वो जब तक मार्केट में सेल ही नहीं होगा तब उनको पैसा कैसे मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग कैसे अपने खर्च को उठाएंगे। तो ये चीज़ नहीं हो पा रहा था क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन थी, आर्थिक मंदी थी, ये हमने पहले भी वीडियो में देख रखा है। तो लेकिन सरकार की तरफ से कोई रियायत इन्हें नहीं मिल रही थी, तो ये लोग भी सरकार से नाखुश थे, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में इन्होंने भी अपना मुहिम छेड़ दिया था, और इंडियन रिवोल्यूशन जो भी चल रहा था उसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज टू डिक्रीज द रेवेन्यू, इनका जो टैक्स था, टैक्सेशन था, रेवेन्यू था, उसको कम करने पर गवर्नमेंट पीछे हट गया, सरकार ने मदद नहीं की, तो इसलिए ये लोग डिससेटिस्फाइड थे। कुछ एग्जाम्पल इसमें थे, जैसे कि गुजरात के पाटीदार ग्रुप, ठीक है, वहाँ का ये कास्ट है, वहाँ के लोग काफ़ी पाए जाते हैं पाटीदार, जैसे कि यूपी में जाट होते हैं, ठीक है। ये लोग काफ़ी एक्टिव थे ड्यूरिंग द फर्स्ट CDM का मतलब क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने पहले पढ़ा कि 2 बार हुआ था, ठीक है। पहली बार जब 1931 में हुआ था तब महात्मा गांधी ने इसे वापस बुला लिया था, क्योंकि जब गांधी इरविन पैक्ट में उसने साइन कर दिया था। लेकिन फिर सेकेंड टाइम जब महात्मा गांधी ने इसे स्टार्ट किया तो भारत के ज़्यादातर लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मन उठ चुका था, ठीक है। तो सेकेंड वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये लोग लेस एक्टिव थे। यही सब कारण था कि समाज का हर ग्रुप किसी न किसी कारण से रूठा हुआ था, एक यूनिटी का फैक्टर नहीं जग रहा था, जिसके चलते जो मूवमेंट था वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ रिच फार्मर्स इन द मूवमेंट, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। ये शॉर्ट टाइप में आएगा तो एक या 2 कोई भी पॉइंट को पूछ सकता है, लॉन्ग में आएगा तो सबके बारे में पूछेगा, ठीक है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स के बारे में ऐसे बोल के क्वेश्चन देगा। हाउ डिड द पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, या व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। तो आपको सब पॉइंट्स को बना बना के लिखना होगा, ठीक है। तो अलग अलग ढंग से क्वेश्चंस को दिया जा सकता है। पुअर फार्मर्स, गरीबों को क्या दिक्कत थी, गरीबों की 2 दिक्कतें थी, ठीक है। गरीबों की पहली दिक्कत थी, पहला कि जो ब्रिटिश सरकार थी, गवर्नमेंट थी, और दूसरा अमीर लोग जैसे कि रिच फार्मर्स। अब ये लोग क्या है, पुअर फार्मर्स जो होते थे ये वांटेड लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू डिमांड, जो टैक्सेशन था उसमें भी कमी करवाना चाहते थे, क्योंकि इनको भी पैसे देने की दिक्कत हो रही थी। आर्थिक मंदी तो सबके लिए है, वो गरीब और अमीर नहीं देखता है, ठीक है, पहला ये। और दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स फॉर कल्टिवेटिंग फील्ड्स। उन्होंने, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पुअर होते हैं, इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, तो ये बड़े फार्मर्स का लैंड को रेंट पर लेते हैं ताकि उसमें खेती करें, और खेती से जो मुनाफा हो इसमें कुछ पैसा रिच फार्मर्स को चुका दें और बाकी का कुछ पैसा खुद रख लें। लेकिन अब मार्केट में कोई ख़रीदने वाला है नहीं, आर्थिक मंदी है, पैसे की कमी है सब जगह, तो ये भी अपना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। तो अब इनको डबल दिक्कत है, अपना पैसा तो कमा नहीं पा रहे घर के लिए, प्लस इनको रिच फार्मर्स को भी पैसे देने हैं, तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो लोग भी पैसे नहीं दे पा रहे थे। तो वो लोग क्या होते थे, कोई भी रेडिकल मूवमेंट चलता था, कोई सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कोई भी नेता या कोई दल आता था, बोलता था कि हमारे साथ आइए, आप लोगों की मांग हम लोग रखेंगे, वो लोग उसके साथ सम्मिलित हो जाते थे। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर क्या किया, कांग्रेस ने इनको ठीक से सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, इनका कैंपेन चलता था, मुहिम चलता था, नो रेंट, हम लोग रेंट नहीं देंगे। कांग्रेस ने सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ये लोग रेंट नहीं चुकाएंगे तो इससे लॉस किसका होगा, समझिए बात को। अगर ये लोग रेंट नहीं चुकाएंगे तो इससे लॉस होगा रिच फार्मर्स का, ठीक है। और रिच फार्मर्स का लॉस होगा तो बड़े बड़े रिच फार्मर्स के मेंबर्स हैं, वो लोग पैसे देते हैं या वो लोग जुड़े हुए कांग्रेस से, वो लोग का कांग्रेस पर से विश्वास उठ जाएगा। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो लोग अमीरों को दुखी करें, इसलिए वो लोग पुअर फार्मर्स का खुल के सपोर्ट नहीं किए। तो जब कांग्रेस ही इनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या ये लोग से क्या उम्मीद करेंगे कि ये लोग भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में या कोई और मूवमेंट में खुल के सपोर्ट करेंगे, जब आप ही नहीं सपोर्ट कीजिएगा। तो ये भी एक कारण था कि इनके तरफ से भी कुछ खास सपोर्ट बाद में देखने को नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस ने ही इन्हें सपोर्ट नहीं किया। सेम केस शहरों में भी था। शहरों में मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उनका कंपनी है, तो उन्हीं की कंपनी में ना कोई फैक्ट्री है, तो उसमें ये लोग काम करेंगे, वर्कर्स लोग। तो इनको क्या चाहिए, वर्कर्स का डिमांड था कि हम लोग का सैलरी बढ़ाया जाए, ठीक है, हम लोग का सैलरी बढ़ाया जाए, हम लोग का जो कर्ज वगैरह वो माफ़ हो।
तो सैलरी बढ़ेगा तो किस पे दिक्कत होगा, इन्हीं को दिक्कत होगा, इन्हीं का पैसा खर्च होगा अमीर लोगों का। और या फिर कोई भी तरह का माफ़ी किया जाए कर्ज वगैरह में तो भी इन्हीं को लॉस होगा। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग सरकार को सपोर्ट करते थे, सरकार को बोल रहे हैं मतलब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे और उन्हें पैसे देते थे, फाइनेंशियल हेल्प करते थे कि आप लोग रेवोल्यूशन कीजिए, आप लोग बैनर्स लगाइए, आप लोग खर्च कीजिए, पैसा हम लोग देंगे। तो जहाँ से पैसा आ रहा है उसको तो नाखुश कांग्रेस नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए इन लोग का भी खुल के सपोर्ट कांग्रेस नहीं कर पाता है, नहीं करता है। तो रिच बिजनेस क्लास या फिर हो चाहे वर्कर्स हो, कोई भी फुल फ्लेश तरीके से कांग्रेस के मुहिम में शामिल नहीं हो पाते हैं। ये सब कारण था, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनकी कई यूनियंस थी, इन्होंने कई संगठन बनाए थे जो पैसे वाले लोग थे। कॉमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में एक कमेटी बनी थी, इनकी ग्रुप था। और फिकी मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927। ये इंपॉर्टेंट है, दो नाम पूछ देगा शॉर्ट टाइप में कि दो ग्रुप्स के नाम बताएं जो कि रिच बिजनेस क्लास लोगों ने बना के रखा था, ठीक है। 1920 में 1927 में, दोनों नाम आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला। ये लोग कुछ बड़े बड़े मर्चेंट्स थे और बड़े बड़े व्यापारी थे जो कि भारत में बिजनेस करते थे। ये लोग फाइनेंशियल हेल्प देते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे सरकार को, ठीक है। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार ने फिर से बैकअप कर लिया, 1931 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी ने जब बैक कर लिया था, कॉल ऑफ कर लिया था, तो ये लोग भी नाखुश हो गए और ये लोग भी फिर से नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक, ये लोग भी खुल के सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। और गरीब लोगों का तो ऐसे ही कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, तो उनसे भी क्या उम्मीद करेंगे, ठीक है। तो हालांकि कुछ लोग ऐसे थे, इनमें भी ग्रुप बना हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे जो महात्मा गांधी और कांग्रेस के आइडियाज़ को फॉलो करते थे। उन्होंने छिटपुट जगहों पे आंदोलन किया, तो कह सकते हैं पार्शियल इम्पैक्ट था, फुल इम्पैक्ट नहीं था। पार्शियल मतलब आंशिक, कुछ हिस्सों में इन लोगों ने जैसे कि नागपुर है, छोटा नागपुर, ये सब जगहों में इन्होंने किया आंदोलन, लेकिन उतना लार्ज स्केल पर नहीं हो पाया, जिसके कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि कांग्रेस ने ही इन्हें सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। छोटा मोटा प्रोग्राम इनके द्वारा भी किया गया, जैसे कि बॉयकॉट किया गया फॉरेन गुड्स को। देखिए डार्क ब्लैक में जो लिखा हुआ, बॉयकॉट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन। उनका अपना मांग था कि हम लोग का वर्किंग कंडीशन ख़राब है, हमको तनख्वाह कम मिलता है, वेजेस मतलब तनख्वाह है, तो इन सब के लिए इनका मांग था। लेकिन कांग्रेस ने ही फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं दिखाया, तो ये लोग भी फिर पीछे हट गए। तो कुछ जगहों पे इन्होंने स्ट्राइक किया था, ये सब कुछ एग्जांपल है। 1930 में रेलवे वर्कर्स ने किया था, फिर 1930 में ही छोटा नागपुर के टिन माइंस, जो टिन का खदान होता है, वहाँ पर आंदोलन हुआ था। डॉक वर्कर्स जो बंदरगाह वगैरह होता है, वहाँ पर 1932 में, और नागपुर में भी कई जगहों पर हुआ था। ये सब कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और लास्ट आता है वुमेन, महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन था। देखिए वो उस समय का समझिए कि जब समाज था बहुत पिछड़ा था, अभी हम लोग 1930 1940 में हैं, बहुत कम लोग एजुकेटेड थे, और आपको पता है कि उस समय महिलाओं की क्या रिस्पेक्ट थी समाज में और क्या स्टेटस था समाज में, ठीक है। तो बहुत उन लोग घर तक ही सीमित रहते थे, फिर भी वो लोग आगे बढ़कर हर रेवोल्यूशन का हिस्सा बनती हैं। जैसे कि सॉल्ट मार्च करना, हज़ारों महिलाएं बाहर आती हैं घरों से निकलकर, उन्होंने नमक का मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लब्स और लिक्वर शॉप्स को जितना भी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी साथ दिया था इन्होंने, ठीक है। साथ देने के साथ साथ वो लोग जेल तक भी गए, ठीक है। महिलाएं भी कोई मायने में कम नहीं थी, वो लोग जेल तक भी गए, लेकिन समाज में जो उनका सोसाइटी में जो उनका पोजीशन था वो इम्प्रूव नहीं हुआ। क्यों नहीं इम्प्रूव हुआ? क्योंकि लोगों की जो सोच थी वो पिछड़ी थी। हमारे लीडर्स ही डिमोटिवेट करते थे, जैसे कि लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, उनकी क्या सोच थी कि उनका जॉब है ये कि टू टेक केयर ऑफ होम, घर का देखभाल करे, बच्चों का लालन पालन करे, ठीक है। तो अगर इस टाइप के स्टेटमेंट कोई बड़े बड़े लीडर देते हैं तो इनके एनर्जी को, इनके एंथुसियाज्म को चोट तो पहुंचेगी ही, और इससे भी महिलाएं आहत होंगी और वो लोग खुलकर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस टाइप का सोच में डिफरेंसेस देखने को मिलता था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कैसे समाज का हर सेक्टर आगे बढ़ा और हर सेक्टर की अपनी अपनी परेशानियां थी, ठीक है। आप लोग ये सब भी लिख सकते हैं क्या क्या कारण था, किसके चलते हम लोग इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसमें भी आपको वो सब पॉइंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या लिमिट्स लगे, मतलब किन मामले में हम लोग पिछड़ गए। हालांकि इस वीडियो में भी हमने कई पॉइंट्स ऐसे देखे जिसमें कि हम लोग पिछड़ते हुए दिख रहे हैं,
और आगे हम लोग कुछ और कारण देखेंगे जिसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग पिछड़ रहे थे और हम में एकता की कमी थी। ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी की जो बात करते हैं, जब तक देश यूनाइट नहीं होगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, तब तक मिलकर कैसे लड़ाई लड़ेगा, और जब तक मिलकर नहीं लड़ेगा तब तक कोई दूसरा आके फ़ायदा उठाएगा, और इसी का फ़ायदा अंग्रेज हमेशा से उठाते रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और 1 या 2 पॉइंट ही अब बच रहा चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, और इंग्लिश की भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो इंग्लिश में बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊंगा। सो आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।